सरकार में कोई घटना करने से पहले 10 बार सोच रहा है। स्पॉट पर पुलिस ही जानती है कि वो किस प्रकार से फेस कर रही है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने सोच समझकर ही इस बुलडोजर का प्रयोग किया होगा। असामाजिक घटना को राजनीतिक रूप से तूल देने की कोशिश की जा रही है। मुद्दों पे हमेशा चर्चा होनी चाहिए और जो है अपने को जो है अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। ये अपराध, बड़े गिरोहों का अपराध ये खत्म नहीं होने वाला, उनके तरीके बदल जाते हैं। असर तो लोग सरकार पर पड़ा ना भाई। आज जिस बात पर उंगली उठ रही है, चर्चा हो रही है, चाहे एनकाउंटर हो चाहे कुछ हो, उसमें योगी आदित्यनाथ पर ही तो उंगली उठेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है। यूपी में बहराइच हिंसा के बाद लगातार अखिलेश यादव के प्रश्नों को लेकर सरकार हर बार हमलावर होती दिख रही है। इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और हर बार इनकाउंटर को सरकार जायज भी ठहरा रही है। अपराधियों पर अगर इनकाउंटर ना हो तो अपराधियों का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है, ये सरकार का कहना है। और अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो उन पर कोई फूल नहीं बरसाएगा, ये मंत्रियों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बैलेंसिंग पावर के लिए, बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। कोई भी घटना होती है उसमें इनकाउंटर को जायज ठहराया जाता है। ये सवाल दर सवाल है, लोगों में चर्चा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को घेरना कहां तक जायज है। अगर ये सही है तो आखिरकार ये क्यों सही है और इसके क्या कारण हैं, इस पर तमाम लोगों ने अपने स्तर पर चर्चाएं की हैं और आम जनता ने भी अपने स्तर पर इस पर बयान दिए हैं और राजनेता लगातार इस पर बोल भी रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए आज विधानसभा में एक प्रेस रूम में मौजूद हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार का एक पैनल हमारे साथ है, जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर बहस जरूरी है, और अगर वाकई में एनकाउंटर पर सवाल और बहस लगातार जरूरी होते रहेंगे तो क्या यूपी में कानून व्यवस्था का जो एक बड़ा ही चर्चा है पूरे देश भर में, वो कम पड़ेगी या उसकी धार थोड़ी कुंद होगी। फिलहाल हम उन सभी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पंकज जी हैं, जो कई वरिष्ठ बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, चाहे दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, आज हो, स्वतंत्र प्रभात हो, तमाम अखबारों में उन्होंने काम भी किया है, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। हम उनसे ही पूछेंगे, सर क्या लगता है कि जो अभी तक आरोप इनकाउंटर को लगातार बताया जा रहा है कि इनकाउंटर फेक है, इनकाउंटर बैलेंस के लिए है, और हिंसा का जो एक पैमाना है उसको इनकाउंटर से तुलना करना कहां तक जायज समझते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में? जो आप बात कर रहे हैं, इनकाउंटर तो 80% फेक ही होते हैं, लेकिन इस इनकाउंटर की, इस घटना के दो पहलुओं पर विचार करना होगा। पहला पहलू है कि घटना कैसे हुई। गोपाल मिश्रा की जिस दर्दनाक मौत हुई और जिस ढंग से मारा गया, उसके पीछे केवल हत्या करना मकसद नहीं था अपराधियों का, बल्कि उसके पीछे उनका मकसद था कुछ वर्ग को, जिससे गोपाल मिश्रा आता है, उस समाज को इतना दहला दिया जाए, इतना दहशत कर दिया जाए कि वो दूसरे पक्ष पर कभी हमला करने की हिम्मत न कर सके दूसरा कोई आदमी। एक पहलू ये है जिस ढंग से गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और जिस दर्दनाक हत्याकांड पे। दूसरा पक्ष है अपराधियों को के इनकाउंटर की। यह घटना ये थी कि जिस ढंग से दर्दनाक और पब्लिक में जितना आक्रोश था, तो सीधा था कि उन ऐसे अपराधियों को सीधे गोली मार देनी चाहिए या इनकाउंटर किया जाना चाहिए। पुलिस ने उनको समय से पहले ही पकड़ लिया था और बात भी सही है। यह एक सही पहलू है कि उसकी बहन ने जी वीडियो पहले जारी कर दे कि मेरे भाई या मेरे परिवार की हत्या कर दी जा सकती है, नहीं तो इनका इनकाउंटर हाफ हो, इनकाउंटर सब नहीं होता लेकिन इनकाउंटर सही हो गया होता, लेकिन हाफ ही हुआ। और गोली जिस ढंग से लगी है दोनों के पैरों में, दाएं और बाएं पैर में, वो भी साबित है कि थोड़ी दूर से या कितना इतना निशाना सटीक होना कि केवल पैर में ही लगे, इतना घुटने के नीचे लगे, यहाँ लगे, वो नहीं हो पाता है निशानेबाजी। तो वो तो सही है। इनकाउंटर एक दहशत पैदा करने के लिए पैरों में गोली मारना, चाहे कहीं उसको सजा देना, उतना वो सही भी है, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि इनकाउंटर फेक ही होते हैं। राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी है, लगातार ये कहा जाता है कि यूपी में इनकाउंटर एक प्रचलन हो गया है। इस प्रचलन को रोका जाना चाहिए क्योंकि अपराधियों से कम
इनकी मुठभेड़, जो पुलिस कर्मियों की मुठभेड़ और जो तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है वो आम आदमियों से हो रही, तो क्या वो आम आदमी अपराधी नहीं है? जो हम अपराध कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अतीक, अशरफ और तमाम जो और बड़े अपराधी थे, अगर इस तरीके की घटनाएं ना होती तो क्या एक अपराध का जो संरक्षण राजनेता पाते आए हैं और जो राजनेता अपराधियों का संरक्षण करते हैं वो कहां तक जायज है? ऐसा है, शासन और प्रशासन जो है इकबाल से चलता है। इकबाल होता है कि सरकार का इकबाल क्या है, पुलिस का इकबाल क्या है। इतनी बड़ी आबादी में उत्तर प्रदेश कहीं भी इतना पुलिस प्रशासन नहीं है कि सबके पीछे लगाया जा सका। 1 लाख की आबादी को इतने पुलिसकर्मी होने चाहिए, उसके आधे भी नहीं है, 1/3 हैं। तो फिर इस चीज़ों को पूरा करने के लिए इकबाल ही है। पुलिस का इकबाल तभी है जब अपराधियों में दहशत हो। और 2-3 घटनाओं ने जो बड़े अपराधियों के साथ हुए, उनकी मौत ने, चाहे उनकी इनकाउंटर, चाहे जैसे भी मारे गए, और उस पर बहस अलग चीज़ है। लेकिन एक इकबाल योगी सरकार का बना। अपराधी ज़्यादातर चाहे इधर उधर हुए, कुछ तो अपराधी अपनी जबान तोड़वा कर जेल में गए, कुछ अपराधी दूसरे क्षेत्रों में गए। लेकिन अपराध चूँकि आए बगल बिहार से, अन्य क्षेत्रीय लोगों से, चाहे इधर से बुला करके, अपराध तो होते जा रहे हैं। लेकिन एक दहशत है और उस इनकाउंटर का प्रभाव है, चाहे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रभाव है कि अपराधी जो है इस योगी सरकार में कोई घटना करने से पहले 10 बार सोच रहा है और उससे बचता है। लेकिन फिर भी जो बहराइच की घटना हुई, इससे है कि अपराधियों में दहशत तो नहीं थी, वो कहीं से प्रभावित थे। और उन्होंने जिस ढंग से दर्दनाक हादसा किया है, हम नहीं मानते कि एक कोई लड़का भीड़ से निकल के चला जाएगा, किसी घर में घुस जाएगा, और यदि इतना सरहंग भी होगा, चला जाएगा, तो भीड़ कहाँ थी? उससे पहले पुलिस ने हटा दिया, पुलिस ने केयर नहीं किया। तो कहीं न कहीं उससे हो सकता है कि उसको घर में खींच लिया गया हो अकेला पा करके और हत्या कर दी। लेकिन हत्या करने का मकसद अलग होता है, लेकिन हत्या जिस ढंग से हुई है उसका मकसद अलग है, उसका अलग संदेशा है। तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ तो कुछ कार्रवाई होनी जरूरी थी। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच में कुछ लोग इसे जायज़ मानते हैं। इस तरीके के जो भी इनकाउंटर होते हैं उनमें अपराधियों में भय होना ज़रूरी मानते हैं, लोगों में चर्चा भी है। और कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी हैं, जो अक्सर आपको कई टीवी डिबेट्स में शामिल होते दिखते हैं और उनकी राय बड़ी स्पष्ट और बेबाक रहती है। हम भी कोशिश करेंगे उनसे पूछने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप विपक्ष लगाता आया है कि एनकाउंटर एक प्रचलन है और सरकार उसे बचने का साधन मानती है किसी भी अपराध की श्रेणी को किनारे करने में, यानी अगर अपराध हो गया तो उससे बचने का साधन सिर्फ एनकाउंटर है। क्या ये जायज़ है, या फिर सरकार जो कर रही है वो कानून व्यवस्था और इकबाल बुलंद रखने के लिए कर रही है? देखिए, एक अपराध हुआ और वो इस समय इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में है। अपराध से निपटने के पुलिस ने जो भी तरीके अपनाए हैं, स्पॉट पर पुलिस ही जानती है कि वो किस प्रकार से फेस कर रही है। एक दौर था जब 303 की राइफल सफिशिएंट होती थी अपराधियों में दहशत पैदा करने के लिए, लेकिन अपराध का स्वरूप बदला, अपराधी भी हाईटेक हुए, तरीके बदले, पुलिस ने अनुभव किए। इस प्रकार के उपद्रवों से निपटने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तरीका बुलडोजर का आया। उसका परिणाम यह हुआ कि चाहे माफिया हो चाहे अपराधी हो, उनमें एक दहशत कायम हुई जो कि बहुत आवश्यक है, समाज में शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन जो लोग संरक्षण देते थे अपराधियों को और वो उनके सहारे चलते थे, उन्होंने इस बुलडोजर पर आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का अत्यंत आदर करता हूं, हृदय से मेरे मन में सम्मान है। लेकिन जब से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है, उसके विरुद्ध आया है, तब से मैं भी देख रहा हूं और समाज के और लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी देख रही है, कुछ समाज विरोधी उपद्रवियों के हौसले बढ़ गए हैं। उनको यह लग गया कि अब कुछ नहीं होगा। 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए एक याचिका लेकर और वहां से यह कहकर आते हैं कि अब हमारा सुप्रीम कोर्ट, अब हमारा बुलडोजर कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने सोच समझकर ही इस बुलडोजर का प्रयोग किया होगा। उनकी पुलिस का एक अनुभव रहा होगा कि हाईटेक क्राइम से कैसे निपटें, और खास तौर से जो संगठित अपराध हो रहा है, जो भीड़ के रूप में जो अपराध किया जा रहा है, उससे कैसे निपटें। शायद उनका ये अनुभव बहुत अच्छा रहा और अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हुआ। उनका एक अनुभव यह भी आया जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक समस्या इस देश की बहुत गहरी समस्या बनती चली आ रही है, जिसमें कि कॉमन मैन का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। और उन्होंने महसूस किया कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए अब जनसामान्य को इस पर गहन मंथन करना चाहिए, नहीं तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएंगी। क्योंकि बहराइच का जो मामला है वो इससे कहीं ना कहीं लिंक है। मेरा ये कहना है कि पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है। और जहां तक इनकाउंटर का सवाल है, तो अपराधी का अंत करने के लिए ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। इनकाउंटर जायज हैं। वो जायज था कि नहीं था, असली था, फर्जी था, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक और सवाल है सर कि लगातार योगी सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपराधों की और अपराधियों की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है उसको नुकसान पहुंचे, उसको तोड़ा जाए, उनका नेक्सस खत्म किया जाए। इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है और उसमें भी ये सब चीजें शामिल हैं, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे आर्थिक रूप से उनकी संपत्तियां सीज की जाए, और चाहे उन पर विधिक कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्टों में उन्हें जल्दी सजा दिलाई जाए। तो ये भी तो एक रास्ता है, बहुत आसान तरीका है अपराधियों की कमर तोड़ने का। नहीं, जहां पर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, जहां पर आतताइयों के प्रभाव समाज के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हों, तो वहां पर पुलिस को भी त्वरित एक्शन लेने की आवश्यकता है। मैं इसका उदाहरण इससे भी दे सकता हूं, यद्यपि वो यहाँ का विषय नहीं है। आखिर इजराइल को इस प्रकार के एक्शन की क्या जरूरत थी? गाजा में हो या इस हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, क्यों जरूरत थी? वो कुछ ऐसे लोग, भारत के ही लोग, वहां से इंस्पायर हो रहे हैं और वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं। तो क्या सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है? क्या पुलिस को मरने दें? हम तो ये कहते हैं भाई पुलिस को अपना काम करने दीजिएगा। एक ऐसा दौर भी आएगा कि जब ये बात सिद्ध होगी कि पुलिस गलत कर रही थी, लेकिन अभी तक तो जन सामान्य का यही कहना है कि पुलिस के एक्शन बहुत सही है। इसका मतलब अगर राज्य के मुख्यमंत्री एक नए तरीके अपना रहे हैं अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए, वो जस्टिफाई है। ठीक है, जस्टिफाई है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों के मत हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सोच सबकी यही है कि आम आदमी अगर सुरक्षित रहेगा तो ही देश सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और शायद सरकार इसी दिशा में काम कर रही हो, लेकिन विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं कि क्या वाकई पुलिस एनकाउंटर ही एक आखिरी विकल्प है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, श्री प्रकाश तिवारी जी, जो कई और भी बड़े अखबारों में रहे हैं और उनका एक अनुभव रहा है और तमाम बार उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव ऐसी रिपोर्टें लिखी हैं जिस पर तमाम प्रशासनिक अमलों में हड़कंप मचा रहा है। फिर भी हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो इस वक्त जो बहस और इस वक्त जो दौर चल रहा है, एक अलग ही दौर है। एक आदमी एक अपराध को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, सरकार उसे कानूनी जद में लेकर उस पर कार्रवाई करती है, और एक पक्ष है जो उसको बचाने की कोशिश करता है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं और किस हद तक ये सही मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था को संचालित करना, सुव्यवस्थित करना, अनुशासित करना एक राज्य का कर्तव्य होता है। अगर हिंसा जो होती है न तो समाज के हित में होती है न राष्ट्र के हित में होती है। अगर हिंसा हो रही है तो हिंसा को नियंत्रित करना राज्य का कर्तव्य होता है। बहराइच के जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, उसके पीछे एक निहित मकसद रहा है और उसको राजनीतिक तूल देने की इधर कोशिश भी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने का पैमाना निर्धारित किया गया है, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में पूरे देश में एक मॉडल बना है।
दूसरी राज्य सरकारें भी अनुकरण कर रही हैं, योगी मॉडल की अनुकरण कर रही हैं। तो जो कुछ भी वहाँ घटित हुआ और करना, जो अनुशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सरकार ने वहाँ क्रियान्वित कार्यक्रम किए हैं, जो काम किए हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय भी है। और रही बात उस पर राजनीति की, तो विपक्ष है वो इनकाउंटर को मुद्दे के रूप में वो सामने लाएगा, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी सामने उपचुनाव है, तो उपचुनाव में भी वो राजनीतिक अपना हित साधने की कोशिश करेगा। बहरहाल ये पूरे बहस का जो लब्बल लुआब ये है कि कानून व्यवस्था प्राथमिक है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राजनेता के लिए और किसी भी सरकार के लिए। तो हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता है, और हिंसा के पीछे जो मकसद है, वो भी जो चीज़ें बाहर आ रही निकल करके, उससे तो यही लगता है कि एक प्रकार का तनाव और एक प्रकार का असामाजिक घटना को राजनीतिक रूप से तूल देने की कोशिश की जा रही है। ये उचित नहीं है। इसी सरकार के पहले, उसके भी पहले तमाम सरकारें रही हैं। उन सरकारों में अपराध की श्रेणी के पैमाने अलग थे और उस पर कार्रवाई के तरीके भी अलग थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से भूल हो जाती है। वो भी एक दौर था, और आज अगर किसी से भूल हो रही है तो उसके घर बुलडोजर पहुंच रहा है। तो क्या ये अपराध को स्पष्ट रूप से आपराधिक श्रेणी में लाकर उस पर कार्रवाई करने का तरीका है, या फिर अपराधियों को नई अपराध की श्रेणी से बचाने और युवाओं को आगे उनके भविष्य के साथ न खेलने देने की एक छोटी सी पहल कर रही है सरकार? क्या ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार जो पैमाना तय करेगी, ये निश्चित रूप से जो है वो समाज में उपद्रव न हो, समाज में शांति न पैदा हो, समाज में अस्थिरता न पैदा हो, तो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इसके प्रतिकूल हो। जो पहले भी अपराध होते थे तो पहले की सरकारें अपने स्तर से उसको सुधारने का पैमाना सुनिश्चित करती थीं। क्योंकि अपराधों में काफ़ी कई प्रकार से तकनीकी रूप से और भी कई कारणों से वृद्धि हुई है। तो जिस प्रकार से आजकल साइबर अपराध हो रहे हैं और तमाम अपराध हो रहे हैं, तो हम आधुनिक तरीके से उसके उपाय नहीं करेंगे तो उस पर हम नियंत्रित कैसे कर पाएंगे। और जहाँ तक योगी सरकार का प्रश्न है, अगर योगी सरकार इस प्रकार से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और जो कहते हैं कि किसी सरकार का इकबाल तभी होता है जब वहाँ उस राज्य का, उस राष्ट्र का इकबाल बुलंद हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो इसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इकबाल बुलंद करना जरूरी है, और उस इकबाल को किस तरीके से बुलंद किया जाए और उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, आखिरकार उसको साबित करने में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और वो भी एक लंबे समय से पत्रकारिता के दौर में रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, सर क्या लगता है कि बहराइच हिंसा पर सवाल जवाब दोनों ही पक्षों से जारी हैं। सरकार ये जायज ठहराने की कोशिश कर रही है कि इनकाउंटर जायज है, विपक्ष ये ठहराने की कोशिश कर रहा है कि इनकाउंटर बैलेंसिंग के लिए किया जा रहा है, सरकार की अपराधों को, सरकार की कमियों को छुपाने के लिए। तो क्या अखिलेश यादव के हर बार इन सवालों को उठाना और सरकार को इस बार हर बार जो है उसी तरीके का जवाब देकर उसे ढकना, ये किस तरीके से देखते हैं? दोनों ही चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या उत्तर प्रदेश में अब इस तरीके की राजनीति भी होगी जिस पर सिर्फ जनहित से जुड़े मुद्दे ना हो और अपने हितों से जुड़े मुद्दे हों? देखिए, दिक्कत यह है विपक्ष की कि उनका ये धर्म बन गया है कि सत्ता पक्ष जो काम करे उसका विरोध करना है, उसके खिलाफ बोलना है। अरे अगर किसी अपराधी को पकड़ा जा रहा है, वो भाग रहा है, उसके पैर में गोली मार के उसको पकड़ा जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर किसी को मार दिया जाए तो उस पर वो जो कमेंट करते हैं हो सकता है कि उस पर ठीक हो, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो भाग रहा है, सरफराज भागने की, जो मैंने पढ़ा अखबार में कि वो नेपाल जाने के फिराक में था और अपने घर से भागने के चक्कर में था, उसको भागते टाइम उसको जो है गोली मार करके पैर में उसको पकड़ लिया गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बहराइच हिंसा का सवाल है, अगर इस पर आप कोई बात करना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें सरकार के इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर है और लापरवाही भी है।
क्योंकि जब इनको मालूम था कि यहाँ से जुलूस निकलेगा और वो स्थान सेंसिटिव है, तो इनको पहले से प्रॉपर सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए थी। आखिर पत्थर कहाँ से आ गए? इन्होंने कोई तलाशी कहीं नहीं ली। लोगों के पास पत्थर कहाँ से आ गए? इनको पहले से तलाशी लेनी चाहिए थे। अरे जब पीएम जाते हैं तो जगह जगह छत के ऊपर सिपाही और सब लोग खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? तो इनको वहाँ घरों में जब पता था कि सेंसिटिव है, यहाँ पे मामला हो सकता है, तो कम से कम घरों की तलाशी तो लेनी चाहिए थी कि यहाँ हथियार तो नहीं है, यहाँ पे पत्थर तो नहीं, यहाँ चीज़ें नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये प्रशासन के पार्ट पे फेल्योर तो है ही, इंटेलिजेंस का टोटल फेल्योर है ये। तो अगर इस तरह से बाद में आपने ठीक है उसको मेकअप करने की कोशिश की, आपने अपराधी को पकड़ भी लिया, 3 लोग पकड़ लिए, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन शुरू में तो आपका फेल्योर हुआ, ये तो पक्का है। हर बार इस पर लेकिन राजनीति, ये जो लोग कहते हैं बार बार कि इनकाउंटर हुआ उस पर ठीक है, उसके पहले की प्रक्रिया उसके बाद की प्रक्रिया ये हमेशा विवादित रहती है कि इनकाउंटर को कोई जायज़ ठहरा रहा, कोई नाजायज़ ठहरा रहा है। लेकिन क्या जनहित से जुड़े मुद्दे भी तो हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जनहित के मुद्दों पे हमेशा चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष और विपक्ष का दोनों का जो है ये काम है कि वो पक्ष वाला जो है सकारात्मक रचनात्मक कार्य करे, और अगर उस कार्य में कोई गलती हो रही हो तो विपक्ष उसकी गलतियों को उसको दिखाए, आलोचना करे कि ये आप गलती कर रहे हैं, इसको सही करिए। लेकिन सवाल तो ये है कि दृष्टिकोण ऐसा है कि अगर कोई अच्छा काम भी सरकार कर रही है तो भी उसकी हम आलोचना करेंगे। खराब काम कर रही हो तो ठीक ही है, लेकिन जब अच्छे काम की भी आलोचना करेंगे और बुरे काम की भी आलोचना करेंगे तो आपकी आलोचना का महत्व जो है वो कम हो जाता है और फिर उसको ध्यान नहीं दिया जाता उस पर। एक और सवाल सर आखिरी है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पूरे देश में नज़ीर के तौर पर काम कर रही है, या फिर उसकी जो बुराई या जो कमियां हैं वो अखिलेश यादव जो बताते आ रहे हैं कि ये बैलेंसिंग पावर के लिए बैलेंस करने की योजना है, इस पे कितना सहमत हैं आप? क्या बेहतर कानून व्यवस्था है या फिर सिर्फ बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, किस बात की बैलेंसिंग? किस बात की बैलेंसिंग? अरे अगर कोई अपराध हो रहा है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, तो इसमें बैलेंसिंग की क्या बात है? बैलेंस तो वो कर, अपने को विपक्ष जो है अपने को जो है अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं साहब ये गलत हुआ। अरे अपराधी को आप पकड़ोगे नहीं, अपराधी को आप इनकाउंटर नहीं करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही होगा? तो इसमें मैं बैलेंसिंग की तो कोई बात नहीं मानता। और राजनीति तो सब लोग करते हैं, राजनीति विपक्ष भी कर रहा है, राजनीति तो जो है पक्ष भी कर, सत्ता पक्ष भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीति में आए। लेकिन ये कि जो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है, इन्होंने बड़े अपराधियों पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया है, इसमें कोई बात नहीं। सही बात है कि जो माफिया हैं उनके ऊपर जो है अंकुश लगा है, लेकिन सबसे दिक्कत ये है जो छोटे बदमाश हैं, जो पर्स लेके भाग रहे हैं, जो चेन लेके भाग रहे हैं, जो चोरी हो रही है, जो इसके ऊपर अभी तक जो है सरकार पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाई है। और रेप के केसेस भी हो रहे हैं, ये भी जो है एक बहुत ही गंभीर मामला है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जो इस तरह के अपराध हैं छोटे, इन पे कैसे जो है अंकुश लगाया जा सके। अब एक सवाल और बनता है जो मैं वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पंकज जी से पूछना चाहूँगा। सर, आपके एक समय का लंबा अनुभव आपके पास है। पुराने समय में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, बड़े बड़े गिरोह होते थे। आज भी यूपी सरकार के अपराध रजिस्टर में ऐसे सभी गिरोह हों, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उन सबका एक क्राइम नंबर नोट है और उनको एक क्राइम नंबर के हिसाब से ही जाना पहचाना जाता था। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे क्राइम अपराधी और क्राइम नंबर कितने बचे होंगे? मुझे लगता है कि क्या अपराध की श्रेणी बदल रही है? अब अपराधी बड़े नहीं, छोटे छोटे अपराधी पैदा हो रहे हैं और उन पर भी लगाम शायद थोड़ी बहुत कसी जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वो भी कम से कम 1.5-2 दर्जन बड़े अपराधियों के गिरोह हैं। ये है कि वो शांत हैं, चाहे उनको देखिए, हर सरकार का एक अलग नज़रिया होता है। हर सरकार किसी का संरक्षण करती है और कुछ लोग उनके उसके संरक्षण में होते हैं, कुछ लोग उससे परे होते हैं। इस सरकार में भी कई बड़े अपराधी गिरोह हैं जो इस टाइम ये कह सकते हैं कि उतने सक्रिय नहीं। सक्रिय तो बड़े अपराधी जो मार दिए गए वो भी इसमें इस सरकार के आने के बाद निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे जैसे भी कार्रवाई। लेकिन ये अपराध, बड़े गिरोहों का अपराध ये ख़त्म नहीं होने वाला, उनके तरीके बदल जाते हैं। आप खनन में ले लीजिए, खनन माफिया आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हावी हैं। जिस अखिलेश की सरकार जिस खनन माफिया को लेकर के गायत्री प्रजापति
जेल में है तो वो खनन माफिया उससे बड़े पैमाने पर हावी है, लेकिन उस संदर्भ में कोई बातें नहीं हो रही, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और कौन खनन माफिया चला रहा है वो सभी जानते हैं। तो एक अलग है, केवल हत्या करने वाले गिरोह, जमीन कब्जा करने वाले गिरोह, ये तो ये उसमें संरक्षण प्राप्त, ये अपराधी जो मारे गए वो भी संरक्षण प्राप्त है, आज भी अपराधी जो है वो संरक्षण प्राप्त है। तो वो बड़े अपराधियों को आप कहीं नहीं कहते, उनको राजनीतिक संरक्षण में ही पलते बढ़ते हैं, बड़े अपराधी बनते हैं। धन्यवाद। ये थे विजय शंकर पंकज जी। अब हम एक सवाल आखिरी दिनेश शर्मा जी से पूछना चाहेंगे। सर, क्या लगता है कि जो एक क्राइम के ज़माने में तमाम बड़े अपराध होते थे और बड़े अपराधी गिरोह बनाकर काम करते थे, अब सांप्रदायिक अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और उनसे जुड़े हुए लोकल क्षत्रप जो अपनी चिंता करते हैं कि आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उस तरीके के अपराधों का प्रचलन शुरू हुआ है, या फिर उस पर भी कुछ अब सोचना पड़ेगा सरकार को कि आखिरकार ये कैसे रुकेगा? देखो विजय, जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, इनमें जिलाधिकारी जिले की लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का हेड होता है और एसएसपी वहाँ का फुल सुपरविजन देखता है क्राइम का। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी जो आपने प्रश्न उठाया, संगठित अपराध, संगठित अपराध जो है वो निचले लेवल पर नहीं होता है, बल्कि इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और हर एक जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को और थानेदार को, जो थाने का इंचार्ज है, उसको ये मालूम है कि संगठित अपराध का सूत्रधार कौन है और ये कहाँ से चला है और इसका क्या इलाज हो सकता है। लेकिन आमतौर पर चूंकि संगठित अपराध को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तो इसकी जानकारी, इस पर एक्शन वो राज्य के अधिकारियों के, मुख्यमंत्री के, इनके लेवल पर होता है। जब वो आदेश करेंगे कि इनको नेस्तनाबूद करना है तो नेस्तनाबूद हुए, अतीक अहमद नेस्तनाबूद हुए, अफजाल अंसारी नेस्तनाबूद हुए, या और भी जिस प्रकार के थे, ये संगठित अपराध चलाने वाले लोग थे। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर राजनीति भी इन्वॉल्व हो गई है इसमें, तो इसलिए ये मुंह देखकर ही इस पर एक्शन होता है और ये हर सरकार में होता आया है। अब बात आती है कि क्या इस प्रकार के जो अपराध चल रहे हैं और क्या रास्ता निकल सकता है। अभी वीरेंद्र सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि निचले लेवल का जो क्राइम है उसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले लेता है। बहराइच की घटना हो या किसी प्रकार की कोई घटना हो, इनको रोकने के लिए पुलिस का एक फेलियर था। कैसे फेलियर था कि आपको जब इस प्रकार के संवेदनशील जुलूस निकलते हैं तो आपको इससे पहले एक सर्च करना चाहिए लोगों की, जैसे कि चला रहा माहौल, छतों पर देखना चाहिए, ईंट पत्थर तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, और सांप्रदायिक रूप तो नहीं ले सकता। एलआईयू क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का यही काम है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इस काम के लिए बहुत पैसा मिलता है सरकार से, और पैसा भी इतना मिलता है उसका ऑडिट भी नहीं होता है। डीएम और कप्तान उसको इन आपस में बांट लेते हैं कि मुखबरी में मेरे मुखबिर ने मुझे ये सूचना दी, लेकिन इस मामले में फेलियर हुए। कायदे में बहराइच के इश्यू में डीएम और एसपी पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों लॉ एंड ऑर्डर के जवाबदेह हैं। इसमें मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? क्या वहां से बैठ के देख लेंगे बहराइच में क्या हो रहा है? उन्होंने तो एक लाइन दे दी कि भाई मैं लॉ एंड ऑर्डर पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो बार बार चेतावनी भी देते हैं, अभी भी बोलते हैं। अभी भी उन्होंने पिछले दिनों बोला कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले, चाहे किसी भी दल का, किसी भी धर्म का, जाति का क्यों ना हो। इसको इम्प्लीमेंट कराना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सक्रिय है, अच्छा काम कर रहा है, तो उससे सरकार की लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है। और अगर वो लुल्लपुंज है, वो केवल अपने दफ्तरों में बैठकर वहीं से सब चीजें चला रहा, तो उसके नुकसान भी सरकार को उठाने पड़ते हैं। इनको क्या नुकसान उठाना है? आज यहाँ पर हैं, कल को दूसरी जगह चले जाएंगे। ये तो बोलते हैं कि हमारे पर क्या असर पड़ता है इन बातों का, लेकिन असर तो लोकप्रिय सरकार पर पड़ा ना भाई। आज जिस बात पर उंगली उठ रही है, चर्चा हो रही है, चाहे एनकाउंटर हो चाहे कुछ हो, उसमें योगी आदित्यनाथ पर ही तो उंगली उठेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है। तो उनको सफल बनाना, उनको विफल बनाना स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उन्हीं के बेस पर लॉ एंड ऑर्डर की दशा और दिशा तय होती है, जिसमें बहराइच प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर रहा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट था, जिसने लगातार इस बात को चर्चा जो
पूरे प्रदेश में चल रही है, तमाम टीवी डिबेट्स में, तमाम आप जगह देख रहे होंगे कि हर कोई अपने विचार रख रहा है और अपनी बातें रख रहा है। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद था उसने भी अपनी अपनी बातें रखी और प्रयास ये किया कि लोगों को समझाएं और बताएं कि आखिरकार क्राइम, अपराध और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण जो पुराने समय से चला आ रहा है उसमें क्या अंतर है और कितना बदलाव पिछले समय में और अब आया है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो सरकार को घेर रहा है विपक्ष, उसमें विपक्ष कहां खड़ा है और सरकार कहां खड़ी है। ये सवाल लगातार बनता है और बना रहेगा और आने वाले समय में धीरे धीरे इसके जवाब भी लोगों को मिलेंगे। फिलहाल हम अपनी इस प्रोग्राम को विराम देते हैं और अगले किसी चरण में जरूर और लोगों से बात करेंगे। फिलहाल सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।